नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2024-25 की तैयारी को लेकर के। तो जो भी शिक्षक बंधु जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि देखिए पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है कि किस पुस्तक को पढ़ें, कहाँ से नोट्स लें और क्या पढ़ें कि कम समय में अच्छा तैयारी करके यहाँ पर रिजल्ट ला सके, क्योंकि जेटेट परीक्षा बार बार आयोजित नहीं होती है और एक बार समय जाने के बाद दोबारा आपको नहीं मिलता है। तो इस कड़ी में हम आपके लिए बता देते हैं जेटेट परीक्षा के लिए अभी जो जैक एग्ज़ाम लेगी, ठीक है। और अभी देखिए जितना भी जैक एग्ज़ाम ले रही है आप सभी ने प्रश्न पत्र को देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा तो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। जेसीईआरटी किताब जो जैक सरकारी विद्यालयों में फ्री में पढ़ने के लिए देती है, वहाँ से भर भर के प्रश्न लेकर के आती है और यहाँ पर विद्यार्थी जो होते हैं बहुत ऊंचे स्तर की पढ़ाई की तैयारी करते रह जाते हैं और वो सभी यहाँ पर फ्लॉप करते हैं। और जो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक की किताब का हूबहू प्रश्न पढ़ के चले जा रहे हैं उनका यहाँ पर रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो रहा है, जिसका प्रमाण भी हमने यहाँ पर अभी जो परीक्षा हुआ उसका सभी को हमने यहाँ पर जो नोट्स मिला हुआ था, नोट्स दिए थे उसको हमने अंडरलाइन करके भी भेज दिया था। लगभग देखिए आपको यहाँ पर 80% 85% प्रश्न जो है आपके जेसीईआरटी जैक की किताब से हूबहू सिंपल प्रश्न भिड़े हुए थे। तो आपका जेटेट में भी आएगा, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है। यदि आप कहीं से गाइड लेके पढ़ रहे हैं तो गाइड तो देखिए बहुत ही आपको कमज़ोर बना देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़िएगा बहुत कम आएगा। आप जेसीईआरटी किताब का अगर आपके पास समय है तो नोट्स बनाइएगा, और यदि नोट्स नहीं बना पाते हैं तो देखिए हम आपके लिए इसी कड़ी पर काम करते हैं। हम आपको सारे नोट्स पीडीएफ और वीडियो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक के किताब का हर चैप्टर क्लास 6 से लेकर के 11 तक, अभी 10 तक तो देखिए कंप्लीट है, 11 का बन रहा है, 10 तक से ही आपका ऐसे जेटेट परीक्षा में रहेगा। तो 10 तक का 100% कंप्लीट नोट्स हर चैप्टर से मिलेगा। और अभी हर जिस चैप्टर से आएगा अगर एग्जाम में प्रश्न तो उस चैप्टर से वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो ये हैंड रिटेन नोट्स है, आपको अब पूरा अंदर से निचोड़ करके बनाया गया है। इसकी प्रामाणिकता भी हो गई है अभी परीक्षा में बहुत हद तक, यानी 85-90% प्रश्न उसी नोट से भिड़े भी थे। तो आप सभी देख भी लिए होंगे। जो शिक्षक अभी तक नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाइएगा, हैंड रिटेन नोट्स लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी आपको सिर्फ यदि 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो 500 रुपये में आपको यह मिलेगा, और 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको 500 रुपये मिलेंगे। और दोनों शिक्षक अगर एक साथ जुड़ देंगे तो उनको सिर्फ 700 रुपये में यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं ये सारे नोट्स, और उसके साथ साथ फ्री क्लासेज भी रहती है, ठीक है। तो क्लासेज भी आपको है, नोट्स भी आपको हैं, उसमें बात करने की सुविधा भी है, जिससे आप 100% यहाँ से स्कोर करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। हम आपके लिए यहाँ पर जैक मॉडल का प्रैक्टिस सेट 6 लेकर के आए हुए हैं। यदि आप 1 से 5 के शिक्षक हैं तो आप इस प्रैक्टिस सेट को अवश्य देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में आपको सभी सब्जेक्ट मिले हुए हैं सिर्फ क्षेत्रीय भाषा को छोड़ करके, और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू आएंगे, ठीक है। और सारे प्रश्न आपके जेसीईआरटी जैक के किताब का बने हुए हैं, बाहर का एक भी प्रश्न आपको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। तो आप सभी ऐसे प्रैक्टिस सेट को देखना कभी भी नहीं भूलेंगे। और जो भी शिक्षक अभी यहाँ हमारे चैनल से ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन कर लेंगे, और 500 रुपये में आप यहाँ से क्लासेस सारी ज्वाइन कर लेंगे, जिससे कि आपको सारे नोट्स पीडीएफ वीडियो सब कुछ मिलता रहे और आप यहाँ से जेटेट 101% सफलता प्राप्त कर सके। तो अभी के अभी आप अवश्य जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है? शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है शिक्षक के लिए, अभिभावक के लिए, प्रधानाध्यापक के लिए या सभी के लिए? शिक्षा मनोविज्ञान किसके लिए आवश्यक है आपको बताना है, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए भी आवश्यक है, अभिभावक के लिए भी आवश्यक है, प्रधानाध्यापक के लिए भी आवश्यक है, यानी राइट आंसर इसका सभी होगा। अगर शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को भी हो, अभिभावक को भी हो, प्रधानाध्यापक को भी हो तो इससे पठन पाठन का कार्य और भी सुलभ हो जाता है, ठीक है, और भी आसान हो जाता है। एक अध्यापक के द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उससे ज्ञान होगा, ठीक है। प्रश्न है, एक अध्यापक के द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उससे ज्ञान होगा। मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का, नैतिक शिक्षा का, प्रयोगात्मक सिद्धांत का कोई नहीं, ठीक है। तो एक अध्यापक उस स्थिति में ही सही ढंग से कार्य कर पाएगा जब उसको शिक्षा मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का यहाँ पर ज्ञान होगा, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होगा। अगला है, वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है सर्वांगीण विकास के लिए, नैतिक विकास के लिए, परंपराओं के लिए
कोई नहीं। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की वर्तमान समय में आवश्यकता क्यों है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की वर्तमान समय में आवश्यकता सर्वांगीण विकास के लिए है। किसके लिए है? सर्वांगीण विकास के लिए है शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सर्वांगीण विकास। कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नता के आधार पर पहचानने के लिए, कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नता के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए शिक्षण विधि का, शिक्षण अधिगम सामग्री का, शिक्षार्थियों के व्यवहार का, शिक्षा मनोविज्ञान का। ठीक है, तो कक्षा में छात्रों को उनकी विविधता के आधार पर पहचानने के लिए एक शिक्षक को जो ज्ञान होना चाहिए वो आपका होना चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान का। अगर शिक्षा मनोविज्ञान को का एक ज्ञान शिक्षक को है तो वह सभी पहलुओं को, विद्यार्थी के सभी पहलुओं को पहचान कर सकेगा। समय सारणी में गणित, विज्ञान या कठिन विषय के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं? समय सारणी में देखिएगा आप, तो सबसे पहले गणित के क्लास या विज्ञान या जो कठिन विषय है उसका ही क्लास क्यों रखा जाता है? किसके आधार पर रखा जाता है? मनोविज्ञान के आधार पर, समाजशास्त्र के आधार पर, रुचि के आधार पर, अभिरुचि के आधार पर। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का एक आधार बनाया गया है कि जो कठिन क्लासेज होती है उसको सबसे पहले रखा गया है, इसलिए मनोविज्ञान के आधार पर ही इन सभी विषयों को सबसे पहली घंटी में रखने का प्रयास किया जाता है, मनोविज्ञान के आधार पर होता है। छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान, छात्रों की योग्यता एवं रुचि आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है शिक्षा मनोविज्ञान का, निर्देशन का, परामर्श का कोई नहीं। ठीक है, छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान किसका होता है? ठीक है, तो छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान जो होता है वो आपका शिक्षा मनोविज्ञान का होता है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का होता है। सफल एवं प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। सफल एवं प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। शिक्षण के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत का उपयोग के लिए श्यामपट्ट प्रयोग का कोई नहीं। ठीक है, सफल एवं प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है किसका? शिक्षण के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत का उपयोग करने के लिए श्यामपट्ट का प्रयोग या कोई नहीं। तो सफल एवं प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत के उपयोग के लिए आवश्यक होता है। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत के उपयोग के लिए सफल एवं प्रभावशाली शिक्षण अधिगम की आवश्यकता पड़ती है। बुद्धि परीक्षण का विषय है, बुद्धि परीक्षण विषय है किसका है बताइएगा? बुद्धि परीक्षण किसका विषय है? शिक्षा मनोविज्ञान का, भौतिक विज्ञान का, रसायन विज्ञान का या कोई नहीं। ठीक है, तो बुद्धि परीक्षण का जो विषय है वो शिक्षा मनोविज्ञान का विषय है। बुद्धि परीक्षण किसका विषय है? शिक्षा मनोविज्ञान का विषय है बुद्धि परीक्षण। क्लियर? अगला, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह है, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह है मंदबुद्धि, समस्यात्मक बालक, पिछड़ा हुआ या सभी। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह बालक कौन कौन होते हैं? मंदबुद्धि बालक होते हैं, समस्यात्मक बालक होते हैं, पिछड़े हुए होते हैं या सभी होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी सभी हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान में मंदबुद्धि बच्चों के भी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, समस्यात्मक बालक के भी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, पिछड़े हुए बालक के भी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक का नाम क्या है? अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक का नाम क्या है? बैजू बावरे, बाबा रामदास, तानसेन या सभी। ठीक है, तो अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक बैजू बावरे भी हैं, बाबा रामदास भी हैं, तानसेन भी हैं और सभी हैं। इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके लिए एक ट्रिक बना हुआ है, आप सभी देख लीजिएगा। आपको इसके पहले भी बताया गया है, एक बार फिर से यहाँ पर रिपीटेड हो रहा है। सभी कोई जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो नए हैं यहाँ से सारे नोट्स PDF ले करके पढ़ लें, नहीं तो आपको यहाँ पर जो जेटेट में फिर कम नंबर आएगा तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी ही होगी। ठीक है, इसलिए यहाँ से सारा कुछ आपको बना हुआ है,
तो देखिए बैजू का बारात, आप लोग बारात जाते हैं ना तो कहिएगा कि बैजुआ के बारात चलना है, ठीक है, बैजुआ के बारात चलना है। तो बैजू माने बैजू बाबरे, बारात में देखिए 3 यहाँ पर जो अक्षर है, बा से है बाज बहादुर, रा से है रामदास बाबा रामदास और त से है तानसेन। यानी बैजू बाबरे भी अकबर के दरबार में गायक थे, बाज बहादुर भी अकबर के दरबार के गायक थे, बाबा रामदास भी अकबर के दरबार गायक थे और तानसेन भी अकबर के दरबार में गायक थे, ठीक है। तो ये सभी अकबर के दरबार के शासनकाल के प्रमुख गायक का नाम आप इस ट्रिक से याद रख लीजिएगा। अगला है तानसेन किसके दरबार का प्रमुख गायक था? बाबर, हुमायूं, अकबर या सभी? देखिए बता देते हैं, ये बहुत ही एमबीबीआई प्रश्न है। आपको जितना भी दिखाया जा रहा है वो जेसीईआरटी जैका किताब का है और सभी प्रश्न आपके जेटेट परीक्षा में और यहाँ पर अन्य राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा पूछे गए हैं, उसी का हम यहाँ पर इंक्लूड करके ला रहे हैं। बाहर का इसमें कोई भी प्रश्न आपको नहीं है, ठीक है। तो तानसेन किसके दरबार के में गायक था? तो अकबर के दरबार में। अभी हम लोग ऊपर में देखे थे बैजू का बारात था ना, बैजू का बारात था, बा से बाज बहादुर, रा से रामदास और त से तानसेन, ठीक है। तो तानसेन अकबर के दरबार के प्रमुख गायक थे। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया आपको बताना है, ठीक है। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य या कोई नहीं, ठीक है। देखिए एक चीज़, आप ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। इसका हम आपको पहले ट्रिक भी बताए थे। अभी तो यहाँ पर जैक मॉडल प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं आपको। अब प्रैक्टिस सेट में आपको बहुत सारे पुराने प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिसको आपने किया है, आप यहाँ करके देखिए कि कितना जल्दी जल्दी आप कर पाते हो। लास्ट में अपना स्कोर आप लोग जरूर शेयर करते चलिए कि टोटल कितना प्रश्न आपने सही किया, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में सारी चीज़ पढ़ाए हुए प्रश्नों का यहाँ पर समावेश आपके लिए किया जा रहा है, जबकि सभी सब्जेक्ट इसमें कंबाइंड रहेंगे, ठीक है। तो ह्वेनसांग किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसका देखिए नीचे ट्रिक भी है, उसको भी याद कर लीजिएगा आप सभी को, ठीक है। याद रखिएगा, हवन से हर्ष होता है, हवन से हर्ष होता है। जब कोई भी यज्ञ होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, तो लास्ट में उसमें आहुति के लिए हवन डालते हैं और हवन का मतलब ही है कि हर्ष, वहाँ पर खुशी आए, प्रसन्नता आए, अच्छे अच्छे कार्य संपन्न हो, तो यही मतलब होता है हवन से हर्ष होता है। हवन का मतलब यहाँ पर देखिए है ह्वेनसांग और हर्ष का मतलब है यहाँ पर हर्षवर्धन। यानी ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया, ठीक है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। ह्वेनसांग देखिए कौन था? चीनी बौद्ध यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। कतर की राजधानी कहाँ है? कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा, मनीला, टोक्यो या कोई नहीं, ठीक है। तो कतर की राजधानी आपको कहाँ है? कतर की राजधानी आपको दोहा है, ठीक है। कतर की राजधानी आपको दोहा है, ठीक है। एक ट्रिक आप लोग देखते होंगे कतर के लिए, तो एक ट्रिक होता है कतर दो रिया को, कतर दो रिया को, ठीक है। यानी ये कतर हो गया और ये राजधानी हो गया, कतर की राजधानी दोहा, और ये मुद्रा हो गया, ठीक है। कतर के मुद्रा का नाम रियाल। क्लियर? तो राइट आंसर दोहा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यही चीज़ लिखा हुआ है, एक ट्रिक भी दिया हुआ है आपको, कतर दो रिया को, कतर की राजधानी दोहा और मुद्रा का नाम रियाल। तो पूछे कतर की राजधानी कहाँ है? तो बताना है आपको दोहा। कतर की मुद्रा का नाम क्या है? रियाल। एक ट्रिक से सब याद हो गया। सब कुछ आपको इसी तरह से हमने यहाँ पे बहुत कुछ कंप्लीट करवा दिया है। अब आपकी बारी है जुड़ करके तैयारी करने की। तो आप सब अभी तक जो नहीं जुड़े हैं, 500 रुपये में यहाँ से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, आप सभी जुड़ जाइएगा। लाल पीली मिट्टी झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? लाल पीली मिट्टी झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? जामताड़ा, साहेबगंज, दुमका या पलामू, ठीक है। तो लाल पीली मिट्टी पलामू में पाया जाता है। इसका एक ट्रिक है, आपको बताए भी थे, राजा साहेब जानते हैं पलामू का जल बा लाल। तो देखिए लाल कहाँ पर आया? पलामू के सामने आया, तो लाल पीली मिट्टी पलामू में। राजा का, तो राजा मतलब राजमहल ट्रैप और का मतलब काली मिट्टी, राजमहल ट्रैप में काली मिट्टी। इस तरह से ट्रिक बना हुआ है, उसको आप लोग खरीद लीजिएगा, यहाँ से ले लीजिएगा, सब कुछ पढ़ लीजिएगा। सब कुछ आपको ट्रिक की 1000 प्रश्न ऐसा आपको समाधान करवा दिया गया है कि जहाँ से आपको लगभग 50 प्रश्न भिड़ेंगे ही एग्जाम में, इसमें कोई शक ही आप नहीं रखिएगा। इसलिए अभी कभी जुड़ने का प्रयास कीजिए, जैसे मिलता है। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, बहुत जल्द आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। आप अगर ये सोच रहे हैं
कि एग्ज़ाम नहीं होगा, लेट होगा, तो वो आपकी गलती है। आप जल्द से जल्द जुड़ करके यहाँ पर तैयारी करना शुरू कर दें, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, राम सच्चा आदमी है। प्रश्न है कि राम सच्चा आदमी है, यह किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक? ठीक है, देखिए गुणवाचक विशेषण में उस जो वाक्य होता है उसमें गुण का पता चलता है, संख्यावाचक में जो वाक्य होता है उसमें संख्या का पता चलता है, परिमाणवाचक में जो वाक्य होता है उसमें मात्रा का पता चलता है, सार्वनामिक में सार्वनाम पता चलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, राम सच्चा आदमी है। राम का ये सच्चाई क्या है? गुण बता रहा है, गुण, कि राम का गुण क्या है कि वह सच्चा आदमी है। तो जिसमें गुण बताया जाए जिस वाक्य में, वो गुणवाचक विशेषण में जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इमली खट्टा है, यह किस प्रकार का विशेषण है आपको बताना है। इमली खट्टा है, यह किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक, ठीक है। तो इमली क्या है? खट्टा है। इमली क्या है? खट्टा है, यही ना है कि खट्टा है, ठीक है। तो ये खट्टा क्या है? इमली का गुण है। खट्टा क्या है? इमली का गुण है कि वह खट्टा होता है। तो ये इमली का गुण है खट्टा, इसलिए ये गुण बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत चला जाएगा, ठीक है। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत चला जाएगा। वह बीमार है, किस प्रकार का विशेषण है? वह बीमार है किस प्रकार का विशेषण है? सार्वनामिक, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, ठीक है। वह बीमार है, देखिए वह आदमी का यहाँ पर ये गुण बता रहा है, वह आदमी अभी जो है क्या है? बीमार है, ठीक है, इसलिए गुणवाचक विशेषण में चला जाएगा। अंधों में काना राजा मुहावरे का अर्थ है। अंधों में काना राजा मुहावरे का अर्थ है मूर्खतापूर्ण व्यवहार, लज्जित होना, मूर्खों में थोड़ा समझदार या कोई नहीं, ठीक है। तो अंधों में काना राजा का अर्थ है कि मूर्ख व्यक्तियों में थोड़ा सा समझदार व्यक्ति का भी होना, इसको कहते हैं अंधों में काना राजा। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का अर्थ है। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का अर्थ है सबसे अलग रहकर काम करना, अपना स्वार्थ पूरा करना, स्वयं अपना अहित करना या कोई नहीं, ठीक है। तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का अर्थ क्या है? सबसे अलग रहकर काम करना, अपना स्वार्थ पूरा करना, स्वयं अपना अहित करना या कोई नहीं, ठीक है। तो अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ है अपना स्वार्थ पूरा करना, ठीक है, अपना स्वार्थ पूरा करना, ये इसका मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरा का अर्थ है सबसे अलग रहकर काम करना, अपना स्वार्थ पूरा करना, स्वयं अपना हित करना या कोई नहीं, ठीक है। तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरा का शाब्दिक अर्थ है सबसे अलग रहकर काम करना, सबसे अलग रहकर काम करना, ठीक है। चलिए अगला मैथ सेशन का है। 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा आपको बताना है। 5 होगा, 7 होगा, 10 होगा या कोई नहीं, ठीक है। देखिए आपको गणित में ये क्लास 10th का त्रिकोणमिति के अंतर्गत आता है, और आपको बताते हैं ये त्रिकोणमिति से एक प्रश्न आपके एग्जाम में होगा और 101% होगा, इसलिए आप इसको बनाइएगा। ऐसे हम डेली रिपीट भी करवा रहे हैं, एक बार पढ़ाई भी हो गया आपको, वो सारा चीज़ को भी आप देखे होंगे। तो इसका मान क्या होगा? तो देखिए आप लोग को 1 रुपया वाला फार्मूला हम बताए थे, याद होगा? नहीं याद है? जो नए हैं वो यहाँ से जुड़ेंगे और जो पुराने हैं वो प्रैक्टिस सेट अच्छा से करेंगे। तो 1 रुपया वाला फार्मूला बताया था आप लोग को। तो 1 रुपया में कौन कौन होता है? तो एक होता है आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। एक और कौन है? तो दूसरा का था आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अगला क्या था? तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो देखिए ये 1 रुपया फार्मूला जो है आप सभी अवश्य याद रखिए, क्योंकि इस पर आधारित विभिन्न तरह के प्रश्न आपके आते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर था 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 10 इसमें कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 10 हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 होगा। तो 10 × 1 बराबर 10 आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 10 आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है 15 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 15 कोट स्क्वायर ए का मान क्या होगा? 15 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 15 कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? 15 होगा, 20 होगा, 21 होगा या कोई नहीं, ठीक है। तो
तो 15 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 15 कोट स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें 15 हम कॉमन लेंगे, दोनों में 15 है ना, इसलिए 15 कॉमन ले लिए, तो बच क्या गया कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो 15 और कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 हो गया, तो 15 इंटू 1 बराबर 15, यही हो गया आंसर। ठीक है, यही हो गया आंसर। ठीक है, देखिए नीचे बना हुआ है, आप सही बना लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, टेन 65 डिग्री बट्टे कोट 25 डिग्री का मान क्या होगा, 0, 1, 2 या कोई नहीं। देखिए जो भी आपको थीटा दिया है तो हम लोग जो मान जानते हैं वो 0 डिग्री का जानते हैं, वो 30 डिग्री का जानते हैं, 45 डिग्री का जानते हैं, 60 डिग्री जानते हैं, 90 डिग्री जानते हैं। ठीक है, लेकिन आपको जो प्रश्न दिया जाएगा वो इस तरह से नहीं रहेगा, आपको उसमें बीच का रहेगा। 65 डिग्री का मान किसी को पता नहीं है, 25 डिग्री का मान किसी को नहीं होता ही नहीं है, नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो इसके लिए एक अलग नियम आता है। इसको क्या करना है कि देखिए टेन और कोट अलग अलग राशि है तो उसको एक ही राशि में बदल देना है। ठीक है, तो एक फार्मूला आपको हम इसके पहले बताए थे कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा बताइए। टेन 90 में से घटाएंगे तो कोट आएगा, और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कोट में से कोट 90 में से घटाएंगे तो टेन आएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये क्या होगा कोस थीटा होगा, और कोस 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा होगा, यानी साइन का कोस, कोस का साइन। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर 10 है ना, तो 10 लिख दीजिएगा। अब बताइए 90 में से कितना घटाइएगा कि 65 आएगा, 90 में से कितना घटाइएगा कि 65 आएगा। तो घटाना उठाना नहीं है, नीचे वाला सीधे लिख दीजिएगा, अगर ऊपर का काम करे तो नीचे वाला घटा दीजिएगा। तो 10 90 डिग्री माइनस 25, अब बट्टे नीचे जो है वही रहेगा, एक ही को चेंज कीजिएगा, बट्टे कोट 25। अब ये फार्मूला पर आ गया 10 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कितना हो जाएगा कोट थीटा, तो थीटा 25 डिग्री है तो कोट 25 डिग्री, और नीचे भी हो गया कोट 25 डिग्री। ठीक है, ये कट गया तो इसका राइट आंसर 1 हो गया। ठीक है, राइट आंसर 1, यानी राइट आंसर इसका सी होगा। बाकी यहाँ पर आपको नीचे बना हुआ है। ठीक है, कोस 46 डिग्री माइनस साइन 44 डिग्री का मान क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, देखिए 46 और 44 मिला के जोड़ लीजिएगा, 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 90 हो रहा है ना, तब आगे काम कीजिएगा। जब 90 होगा तो किसी एक को चेंज कीजिएगा, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए, किसी को कीजिए। ठीक है, तो यदि हम कोस को करते हैं तो कोस 90 में से कितना घटाएंगे कि 46 आएगा। तो हम बताए थे कि जब पहला वाला 46 लाना है तो दूसरका में देख लीजिए जो है वही घटाइएगा, तो 90 माइनस 44 डिग्री। ठीक है, अब माइनस कितना हो गया साइन 44 डिग्री। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा बताइए, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, कोस 90 में से घटाएंगे तो साइन आएगा, अगला वाला आएगा, याद रखिएगा। अब माइनस साइन थीटा मतलब थीटा की जगह पर 44 है तो साइन 44 डिग्री आएगा, कितना आएगा साइन 44 डिग्री, और माइनस भी हो जाएगा साइन 44 डिग्री, कट गया तो क्या बच गया 0। ठीक है, राइट आंसर इसका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, मैथ का है। यू नोट लाफ फिल इन द ब्लैंक सुटेबल वर्ड्स। यू नोट लाफ, डू लगेगा, डज लगेगा, हैज लगेगा, नन लगेगा। देखिए आपको जो मेन वर्ब है और जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसका जानकारी होना चाहिए कि कहाँ पर क्या लगता है। ठीक है, तो यू के साथ डज नहीं लगता है, डज डू या डज ये किसके साथ लगता है, तो ही सी इट नेम के साथ लगता है। ठीक है, तो ये हैज, हैज भी किसके साथ लगता है, ही सी इट नेम के साथ लगता है। अब आपको डू, तो यू के साथ डू होगा, यू डू नॉट लाफ। ठीक है, राइट आंसर ए होगा। चूज करेक्ट सेंटेंस इन द फ्लोइंग सेंटेंस, इसमें से सही सेंटेंस को आपको चुनना है। ठीक है, यू सही सेंटेंस को चुनना है। यू रीड द रामायण, यू रीड द रामायण। देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया, उसके अनुसार रीड हो गया, उसके अनुसार रामायण हो गया, ये सही है। यू के साथ रीड ही लगता है, बिल्कुल सही है ये प्रश्न। सी कम्स फ्रॉम पटना, सी के साथ वर्ब का 5वां रूप लगता है जो कि लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। दे डू नॉट प्ले इन द ग्राउंड, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसी तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। ठीक, अगला प्रश्न है चूज करेक्ट सेंटेंस, चूज करेक्ट सेंटेंस, इसमें से सही सेंटेंस कौन है उसको चुनना है। ही डज नॉट रन्स इन द ग्राउंड। अब देखिए डू नॉट और डज नॉट याद रखिएगा, डू नॉट या डज नॉट आता है तो उसके साथ वर्ब का पहला रूप लगता है, तो रन्स ये जो है वर्ब का 5वां रूप है,
इसलिए यह गलत वाक्य है। दे डज नॉट प्ले ग्राउंड, ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, दे के साथ डज नॉट कभी भी नहीं लगता है, दे के साथ डज नॉट नहीं लगता है, ये गलत है। यू डू नॉट रन इन द फील्ड, ठीक है, देखिए डू नॉट या डज नॉट के बाद वर्ब का पहला रूप लगता है, इसलिए ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ दिस, तो ये सभी कुछ सही नहीं थे, यानी राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला है सीता डॉट 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 रीडिंग द रामायण, वाज होगा, वेयर होगा, हैज होगा या नन डोंट हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वाज वेयर हैज, तो हैज तो इसमें आएगा नहीं क्योंकि हैज के साथ V4 नहीं लगता, ये V4 है तो हैज के साथ V4 नहीं लगता है, इसके साथ V3 लगता है, इसलिए तो कैंसिल हो गया। अब देखिए वाज और वेयर दोनों के साथ V4 लगता है, एक क्लियर है, दोनों साथ लगता है। लेकिन अब वाज जाए कि वेयर, तो देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट नेम, इसके साथ हम लोग वाज लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं। तो यहाँ पर जाएगा सीता वाज रीडिंग द रामायण, यानी राइट आंसर ए हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, द बॉयज नॉट प्लेइंग, द बॉयज नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड, द बॉयज नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड, वाज वेयर हैज या हैव, ठीक है। तो द बॉयज यहाँ पर हो जाएगा, ये प्लूरल हो गया, इसके साथ प्लूरल लगाएंगे हम लोग वेयर, ठीक है। ही सी इट नेम के साथ वाज जाता है, बॉय के साथ वाज जाता, लेकिन यहाँ बॉयज है तो आपको वेयर देना है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। आई लर्निंग इंग्लिश वाज वेयर हैड या हैड, ठीक है। तो सबसे पहला चीज लर्निंग, ये V4 है, वर्ब का चौथा रूप है, तो हैड तो नहीं लगता है, और एक ऑप्शन यहाँ पर हैज है, तो V4 में हैड और हैज ये दोनों में से कोई नहीं लगता है। अब वाज वेयर बचा, ठीक है। तो आई के साथ हमेशा वाज का प्रयोग किया जाता है, आई के साथ जैसे एम होता है और एम का जो पास्ट रूप होता है वो वाज होता है, ठीक है। तो ये है कि आई के साथ हमेशा वाज लगता है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, वाज हो जाएगा। तो इस तरह से आप डेली यहाँ पर सुबह में जुड़ करके हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। तो आप इस डेली प्रैक्टिस सेट बनाते रहेगा। बाकी सभी सब्जेक्ट का भी आपको टॉपिक बाई टॉपिक नोट्स चल रहे हैं, तो आप सभी अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा और तैयारी में लग जाइएगा। जो शिक्षक अभी तक यहाँ से नोट्स PDF और क्लासेज के लिए नहीं जुड़े हैं, आप ज़रूर जुड़िए, क्योंकि ये हैं डिटेल नोट्स है, और जो प्रश्न आए हैं उसी का हमने बनाया है, सिर्फ बाहर का कुछ प्रश्न इंक्लूड नहीं है। सब जैसे आरटी जय किताब का है, जो यहाँ से 100% प्रश्न आपका छपना फिक्स है। तो आप अभी कभी अवश्य जुड़ जाइएगा। वीडियो के अंदर जुड़े रहें, धन्यवाद।